नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार और मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को जिसका इंतजार था वो खुशखबरी आ गई है। जी हां, बीपीएससी ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार में अब नौकरी की बहार आने वाली है। टीआरई 4 के तहत कुल 32,388 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षक अभ्यर्थियों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 32,388 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। टीआरई 4 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। न्यूज 18 ने मंगलवार सुबह से ही ये खबर आपको दिखा दी थी। अब बीपीएससी ने इस पर मुहर लगा दी है। अब अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। सम्राट चौधरी जी की सरकार ने फिर से ये साबित किया बिहार में टीआरई 4 की वैकेंसी निकालकर युवाओं के प्रति बिल्कुल जवाबदेह और जिम्मेदारी से काम करने वाली सरकार है। 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति निश्चित रूप से बिहार को शिक्षा की दिशा में एक नई उड़ान भरने वाला कदम होगा। आई हो टीआरई 4 का विज्ञापन आ गया। 32,328 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। आप इसमें जरूर सम्मिलित हों और बेहतर बिहार बनाने में अपना सहयोग दें। सरकार ने टीआरई 4 में जो प्रक्रिया अपनाई है वो इतनी उलझाने वाली प्रक्रिया है, इतनी उलझाऊ प्रक्रिया है, ये अभ्यर्थियों को तंग करने वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सरकार खत्म करे। जो अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार अपने मुद्दे और अपने मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए थे, उसको आज नेता प्रतिपक्ष का समर्थन दिया जाना सरकार को बेचैन कर दिया। और सरकार बेचैनी में, आनन फानन में उनके धरना स्थल से जाते ही विज्ञापन निकालने का काम किया। सरकार ने अपने वादों के मुताबिक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 32,388 पदों को भरा जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 तक 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 तक 3,877 पद और कक्षा 11 से 12 तक 16,101 पदों पर बहाली होगी। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ा मौका है। लंबे समय से टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा था। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन भी चल रहा है। पटना के गर्दनीबाग में मंगलवार को सैकड़ों अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। टीआरई 4 विज्ञापन और एकल परीक्षा की मांग को लेकर पटना में महाधरना शुरू किया गया है, लेकिन सरकार ने तय समय में नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बिहार में एक बार फिर नौकरी की बहार है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की घटना के विरोध में तेजस्वी यादव आज लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं, लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इतने दिनों बाद आखिर क्यों जागे। छात्र आंदोलन खत्म हो गया, छात्रों की मांगे पूरी हो गईं। अब छात्रों के मुद्दे पर लोक भवन मार्च का आखिर क्या औचित्य है? AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की घटना के काफी दिन बीत चुके हैं। जब छात्र आंदोलन चल रहा था तब तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे। जेन जी जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन सभी मांगों को मान भी लिया गया। पीएम मोदी ने खुद इंस्टाग्राम पर छात्रों से बात की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। छात्र आंदोलन से जुड़ा मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव अब जागे हैं। छात्रों के आंदोलन और AK-47 से फायरिंग की घटना को लेकर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर सवाल पूछा है कि AK-47 चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? सत्ता और प्रशासन इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो,
या बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, अब तक इसका जवाब जो है नहीं मिला है। बुधवार को होने वाले तेजस्वी के लोक भवन मार्च को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के नेता तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि तेजस्वी हर मौके पर पीछे रह जाते हैं, तो आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि तेजस्वी जिन मुद्दों को लेकर लोक भवन मार्च कर रहे हैं, उस मुद्दे पर सरकार पहले ही काम कर चुकी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी सिवान की घटना के 20 दिन बाद जागे। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि तेजस्वी का वजन बढ़ गया है, इसलिए खुद को फिट रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, तो नॉन सीरियस ही ना लोग लेगा, ये सब कुछ पार्ट टाइम करता है। जब चल रहा था उस समय विदेश में थे, जब सब चीज खत्म हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया ना, आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद आंदोलन करना शुरू कर रहा है। सिवान की घटना के 20 दिन बीतने के बाद तेजस्वी जी की नींद खुली है और वे ट्विटर पर राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय देते हुए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लगातार हर आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और उस घटना में भी जिस जवान ने इस कृत्य को किया वो निलंबित हुआ है। राजभवन मार्च कर रहे हैं दो उद्देश्य से। एक तो विगत दिनों में जो उनका एक्टिविटीज था, सारी की एक्टिविटी जो बंद पड़ा हुआ है, तो थोड़ा वेट गेन कर लिए हैं, तो उससे कठिनाई हो रही होगी, तो इसलिए अब शुरुआत करेंगे। क्या तेजस्वी यादव ने AK-47 और छात्रों के मुद्दे पर मार्च में बहुत देर कर दी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब छात्रों का आंदोलन चरम पर था, तब तेजस्वी विदेश में अपने परिवार के साथ घूम रहे थे। जब आंदोलन थम गया और केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली, तब तेजस्वी विदेश दौरे से लौटे। और अब आखिर तेजस्वी लोक भवन मार्च से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राजनीति चमकाने के लिए तेजस्वी मार्च कर रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 20 जुलाई को दिल्ली में नीट प्रदर्शनकारियों पर हुए पैलेट गन के इस्तेमाल और 25 जुलाई को बिहार के सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस और बिहार सरकार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कोर्ट में क्या दलीलें दी हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। 20 जुलाई को दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल, 25 जुलाई को सिवान में AK-47 से फायरिंग, सवालों में दिल्ली और बिहार पुलिस की कार्रवाई, छात्रों पर बल प्रयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि हालात बिगड़ने के बाद ही बल का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर के आसपास करीब 30,000 लोग मौजूद थे। भीड़ करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। भीड़ को संभालने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। संसद की ओर मार्च की कोई इजाजत नहीं दी गई थी। हालात काबू से बाहर हो गए, धक्का मुक्की और झड़प हुई। 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और दूसरे सुरक्षाकर्मी घायल हुए। करीब 200 प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई। भीड़ को रोकने के लिए जरूरत के हिसाब से बल का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर बिहार सरकार ने भी छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा अनुचित और अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के आरोपों पर राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस जवान ने आत्मरक्षा में AK-47 से फायरिंग की थी। AK-47 से किसी को गोली नहीं लगी। फायरिंग के आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी जवान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। 22 से 25 जुलाई के बीच 69 FIR दर्ज की गई। 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिना आपराधिक इतिहास वाले 222 छात्र रिहा कर दिए गए। 3 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 SI और 11 कांस्टेबल घायल हुए थे। एक वीडियो की आंख की रोशनी भी चली गई है। नीट प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिसिया बल प्रयोग पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला कब और किसके पक्ष में लेता है।
दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। राजनीति में रणनीतियां बदलती हैं, समीकरण बनते बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जिनका जनता के साथ जुड़ाव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि उनका सबसे प्रिय और पसंदीदा काम होता है। एक ऐसा ही नाम है नीतीश कुमार, जो एक बार फिर से वही पुराने अंदाज में जमीन पर उतरने जा रहे हैं। बस इस बार अलग ये है कि वो बिहार के सीएम के तौर पर नहीं बल्कि अपनी बेदाग छवि के तौर पर जनता से संवाद करेंगे। अक्टूबर से सबका डिमांड है जिला में चलने का। नहीं, सब करिए ना। नीतीश कुमार बिहार और देश की राजनीति का वो नाम जिसकी राजनीति में यात्राएं सिर्फ सफर नहीं रहीं बल्कि कई बार सत्ता तक पहुंचने और सत्ता बचाने का जरिया भी बनी। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश एक बार फिर बिहार की सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं, क्योंकि नीतीश को जनता से अलग ही लगाव है। अभी गया था, सब लोगों का है कि वो आए जिला में, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कम एक बार बैठ करके वो करें। तो हम लोग पार्टी की तरफ से प्लान करेंगे। अभी तो बरसात का टाइम है, बरसात के बाद हम लोग आग्रह किया है और वो बिल्कुल ये सब जो फील्ड में जाना हो, वर्कर से मिलना हो। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि नीतीश यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये यात्रा नीतीश कुमार की राजनीति का अगला अध्याय लिखेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब नीतीश जमीन पर उतरे हैं बिहार की सियासत में कुछ न कुछ बदला जरूर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस यात्रा की चर्चा कहां से शुरू हुई। पटना में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है और इसी बातचीत से निकलती है एक बड़ी सियासी तस्वीर। कहा गया कि लोग नीतीश को फिर अपने बीच देखना चाहते हैं। अक्टूबर से सबका डिमांड है जिला में चलने का। नहीं, सब करिए ना, तब आइएगा 3 बजे। सुपर सीएम जिंदाबाद। तो सुना आपने संजय झा के आग्रह पर नीतीश कुमार का चिर परिचित अंदाज, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर होने के बाद नीतीश अब फिर सड़क पर होंगे। लेकिन नीतीश के लिए यात्रा कोई नया प्रयोग नहीं है, ये उनकी राजनीति की पुरानी पहचान है। 2005 में न्याय यात्रा निकाली, 2009 में विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा और प्रवास यात्रा, 2010 में नीतीश ने विश्वास यात्रा निकाली, 2011 में सेवा यात्रा, 2012 में अधिकार यात्रा, 2014 में संकल्प और संपर्क यात्रा, 2016 में निश्चय यात्रा, 2017 में समीक्षा यात्रा, 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा, 2021 में समाज सुधार अभियान, 2023 में समाधान यात्रा और 2024 में प्रगति यात्रा। नीतीश कुमार बार बार बिहार के जिलों में पहुंचे, लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना, सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और अपने राजनीतिक संदेश को सीधे जमीन तक पहुंचाया। नीतीश कुमार की इन यात्राओं को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम समझना शायद नीतीश की राजनीति को आधा समझना होगा, क्योंकि नीतीश की यात्रा में हमेशा 2 चीजें साथ चली हैं, सरकार का काम और राजनीति का संदेश। और ये यात्रा सबसे अलग है। इस बार वो कुर्सी पर विराजमान नहीं है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, इतना तय है कि जब जब नीतीश कुमार ने जनता के बीच जाने का फैसला किया है, बिहार की राजनीति में सकारात्मक बदलाव जरूर आया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अक्टूबर से सबका डिमांड है जिला में चलने का। नहीं, सब करिए ना, तब आइएगा 3 बजे।
आजकल देश के साथ साथ बिहार के सियासत में भी जेनजी चर्चा में है। जेनजी का प्रभाव बिहार के राजनीतिक दलों पर भी दिख रहा है, जो जेनजी को प्रभावित करने के लिए पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में थमा दिया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पार्टी को युवा नेता ही आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जेनजी को प्रभावित कर सके। जेनजी आंदोलन के बाद राजनीतिक दल भी सचेत हो गए हैं। बिहार के राजनीतिक दलों ने पार्टी की कमान युवा नेताओं के हाथों में लगभग सौंप दी है, ताकि युवाओं को न सिर्फ मैसेज दे सके, बल्कि अगर किसी मुद्दे पर आंदोलन होता है तो उससे निपटने के लिए पार्टी के युवा नेताओं को आगे किया जा सके। फिलहाल किस दल की कमान युवा नेता के हाथ में है, इस पर नजर डालें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, लेकिन पार्टी की माने तो पार्टी का भविष्य निशांत कुमार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी युवाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एलजेपी आरवी की कमान भी चिराग के हाथों में है। आरएलएम में दीपक प्रकाश पार्टी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी में युवा नेतृत्व पर एनडीए के नेताओं का क्या तर्क है, ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी प्रदेशों में सरकार है, वहां अगर आप मुख्यमंत्री की आयु को देखेंगे तो वो सभी मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट अब तक की सबसे युवा कैबिनेटों में से एक है। हमारी पार्टी में भी निशांत जी का युवा नेतृत्व है, जिसको लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आशा भरी नजरों से देखते हैं। हमारी पार्टी ने युवाओं को खूब आगे बढ़ाया है, खूब टिकट दिए हैं। हमारे नेता जेनजी के युवाओं के लिए जाति पात से परे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आधुनिक अवसर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जेनजी जो है वो पूरे देश को तो झकझोरा ही है, बिहार को भी झकझोरा है और उसके रिफ्लेक्शन दिखे बांकीपुर बाई इलेक्शन में, जब जेनजी ने न जातियों में बटे अपने को देखा, न उसने अपने को धर्म में बांट करके देखा, बल्कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं से सपोर्ट किया। बिहार के राजनीतिक दलों ने युवाओं की अहमियत को समझ लिया है और समय रहते पार्टी की कमान युवाओं को देकर एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गए हैं। बिहार में विपक्ष भी युवाओं की अहमियत को अच्छे से समझ रहा है। जेनजी और युवाओं की आवाज पूरे देश में अगर कोई है तो इकलौता युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और ये तब साबित हुआ जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। 16 महीनों के लिए 4.5 लाख वो नौकरी दिए युवाओं को। पिछले पूरे दशक देश का युवा राजनीतिक प्रवंचना का शिकार हुआ, छल का शिकार हुआ, और जब उसे बात समझ में आई कि उसे तो लगातार छला जा रहा है, तो उसने अपनी शक्ति दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है। बहरहाल राजनीतिक दलों ने पार्टी की कमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष युवा के हाथ में दे दिया है, जो जेनजी को साध सकें। बिहार की आबादी में आधे से ज्यादा संख्या युवाओं की है, जो किसी भी दल का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में जेनजी को संभालना आसान नहीं। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों को कड़ी मशक्कत करनी होगी, जिसके लिए पार्टी के युवा नेता लगे हुए हैं। इसमें कितनी सफलता मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चिराग पासवान ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। यह पत्र चिराग पासवान की तरफ से लिखा गया है। बिहार की उच्च शिक्षा पर चिराग पासवान ने चिंता जाहिर की है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री तक की गई। शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने का आग्रह किया गया है। योग्य अभ्यर्थियों को न्याय संगत अवसर देने की वकालत की गई है। विश्वविद्यालयों में व्यवस्था पारदर्शी बनाने की मांग भी इस पत्र में शामिल है। नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि सहायक प्रधानाध्यापक नियमावली 2026 को अंतिम रूप देने से पहले छात्रों, अभ्यर्थियों एवं सहायक शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बच्चों का भविष्य संवारने और उन्हें पोषण देने के लिए शुरू की गई मिड डे मील योजना क्या बिहार में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ का जरिया बन गई है? राज्य के अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें कुछ ऐसा ही डरावना सच बयां कर रही है। कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं तो कहीं बच्चों के सब्र का बांध टूट रहा है। और हद तो तब हो गई जब नमक की जगह सीधे सर्फ यानी डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया गया। सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से जुड़ी 3 तस्वीरें सामने आई हैं और तीनों तस्वीरें सिस्टम की उस लापरवाही पर सवाल खड़े करती हैं जिसकी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कहीं चावल में कीड़ा मिलने से बच्चों ने खाना फेंक दिया, कहीं छात्रावास में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, तो कहीं मिड डे मील खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच गए। और आरोप है कि खाने में नमक की जगह सर्फ यानी डिटर्जेंट डाल दिया गया। पहली तस्वीर अरवल से है। यहाँ के 75 सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परोसे गए खाने में कीड़े पाए गए। रॉयल मानव मित्र सेवा समिति की ओर से बच्चों को सोयाबीन और चावल परोसा गया था, लेकिन एक बच्चे की थाली में चावल के बीच रेंगता हुआ सफेद रंग का कीड़ा दिखाई दिया। इसके बाद बच्चों ने मिड डे मील खाने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में कई बच्चों ने अपनी थालियां तक फेंक दी। यहाँ पे हम लोग जब खाना खा रहे थे तो थोड़ा सा खाना खा लिए थे और दूसरा बार में थोड़ा सा और चावल लिए थे और सब्जी लिए थे तो सब्जी में कीड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ऑस्कर हुसैन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में यदि एजेंसी की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका तो कहीं न कहीं अवहेलना हुआ है इनके द्वारा, जो लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं, समुचित कार्रवाई होगी। अरवल के बाद मोतिहारी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुगौली के अंबेडकर छात्रावास में अच्छा भोजन न मिलने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि उन्हें लंबे समय से घटिया और बेस्वाद खाना दिया जा रहा है। अपनी इस नाराजगी को जताने के लिए छात्रों ने एक दिन तक भूखे रहकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और हॉस्टल की जांच की। से जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं कार्रवाई भी होगी और जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाएगा। स्पष्टीकरण उनसे पूछ के बच्चों का सारा पॉइंट हमने देख लिया है, वो सामने देखा हुआ है, तो उनसे एक बार स्पष्टीकरण लेके फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात सबसे हैरान करने वाली घटना की, जो सामने आई है नालंदा के नूरसराय प्रखंड से। मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील खाने के बाद अचानक 14 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जो वजह सामने आई है उसने सबको सन्न कर दिया। खाना बनाने के दौरान नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाला गया था। गड़बड़ी हुई है, बच्चों को जिसने अच्छा भोजन नहीं कराया बल्कि बच्चे बोल रहे सर्फ से संबंधित, इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त। 3 जिले 3 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक। मिड डे मील सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये उन बच्चों के लिए भरोसा है जिनकी पढ़ाई और सेहत दोनों इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में जांच और कार्रवाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या कार्रवाई हादसे के बाद होगी या व्यवस्था हादसे से पहले ही जागेगी? न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।